एक समय था जब कपड़ों पर लगा बड़ा सा लोगो पहनने वाले की हैसियत बताता था। शर्ट पर किसी महंगे ब्रांड का नाम हो, जूते देखकर कंपनी पहचान में आ जाए या बैग पर दूर से ही लुई विटॉन और गुची का निशान दिखाई दे तो माना जाता था कि पहनने वाला काफी अमीर है। लेकिन अब कहानी बदल रही है। आज दुनिया के कई अमीर लोग ऐसे कपड़े चुन रहे हैं जिन पर कोई बड़ा लोगो नहीं होता, कोई चमकदार डिजाइन नहीं होता, कोई भड़कीला प्रिंट नहीं होता, कई बार तो ब्रांड का नाम भी दिखाई नहीं देता। कपड़ा भी बिल्कुल साधारण सा लगता है, फिर भी उसकी कीमत आम कपड़ों से कई गुना ज्यादा होती है। आपने फेसबुक के फाउंडर और मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग को अक्सर ऐसे कपड़ों में देखा होगा। अब जकरबर्ग अमीर आदमी है, इसलिए सस्ता कपड़ा तो पहनेंगे नहीं। सवाल है, जब लोगो ही नहीं है तो लोग उसके लिए इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? और भारत में भी बिना लोगो वाले सादे कपड़ों की मांग अचानक से क्यों बढ़ रही है? इस कहानी की शुरुआत होती है जापान से, जो कभी लोगों का दीवाना हुआ करता था। 1980 के दशक के आखिर में जापान दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी बाजारों में शामिल था। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, शेयर बाजार ऊपर जा रहा था, प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही थी, लोगों के पास पैसा आ रहा था और उस पैसे को दिखाने का सबसे आसान तरीका था महंगे विदेशी ब्रांड्स। टोक्यो की सड़कों पर लुई विटॉन, गुची और शनेल जैसे ब्रांड्स आम दिखाई देने लगे थे। महंगे बैग्स, ब्रांडेड वॉचेस, डिजाइनर शूज और बड़े लोगों वाले कपड़े। लोग सिर्फ लग्जरी सामान नहीं खरीद रहे थे, लग्जरी उनकी पहचान बन चुकी थी। कौन कितना कामयाब है, इसका अंदाजा कई बार उसके कपड़ों और सामान से लगाया जाने लगा। लेकिन जापान की ये चमक मजबूत जमीन पर नहीं खड़ी थी। 1989 के आखिर में देश की अर्थव्यवस्था का बुलबुला फूट गया। सबसे पहले शेयर बाजार में गिरावट शुरू हुई, इसके बाद प्रॉपर्टी के दाम नीचे आने लगे। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन कुछ सालों में जापान की हकीकत दुनिया के सामने आ गई। कई कंपनियों पर संकट खड़ा हो गया, बैंकों के कर्ज फंस गए, नौकरियों पर संकट आ गया, इसलिए लोगों ने खर्चा कम करना शुरू कर दिया। लंबे समय तक अर्थव्यवस्था सुस्त रही। जिन चीजों को लोग अपनी हैसियत का प्रतीक मानते थे, अचानक उनकी अहमियत कम होने लगी। मार्केट में महंगे बैग और डिजाइनर कपड़े अब भी मौजूद थे, लेकिन आर्थिक संकट में उनका लोगो किसी काम नहीं आया। इन्हीं हालात में जापान में नई पीढ़ी बड़ी हो रही थी। उसने अपने माता पिता को महंगे ब्रांड्स खरीदते देखा था, लेकिन उसने ये भी देखा कि मुश्किल समय आने पर वही सामान सिर्फ सामान बनकर रह गया। ना उससे नौकरी बची, ना आर्थिक सुरक्षा मिली और ना जिंदगी की परेशानियां कम हुई। इस पीढ़ी ने धीरे धीरे अलग सोच अपनाई। उसका मानना था कि आप क्या पहनते हैं इससे ये तय नहीं होता कि आप कौन हैं। आपकी पहचान कपड़ों के लोगों से नहीं बनती। जापान में कुछ युवाओं के लिए शानदार कार, महंगी घड़ी और बड़े घर अब सफलता का इकलौता सपना नहीं रहा। वो कम सामान रखने, कम जोखिम लेने और सादा जीवन जीने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। ये बदलाव सिर्फ फैशन तक सीमित नहीं था, इसका असर घरों, फर्नीचर, टेक्निक और रोजमर्रा के सामान पर भी पड़ा। भड़कीली चीजों के बजाय साधारण डिजाइन पसंद किए जाने लगे। कम सामान रखना और बेहतर सामान खरीदना नई लाइफस्टाइल बन गई। इसी सोच ने मजबूत जमीन दी मूजी और यूनिक्लो जैसे ब्रांड्स को। मूजी का पूरा जापानी नाम मुजिरुशी रोहिन है। इसमें MU का मतलब है नो, जिरुशी होता है ब्रांड, रोहिन का अर्थ है क्वालिटी गुड्स, इसलिए मूजी बन गया नो ब्रांड क्वालिटी गुड्स, यानी कि बिना ब्रांड के अच्छी गुणवत्ता वाला सामान। कंपनी की शुरुआत 1980 में बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ हुई थी। उसी दौर में जब जापानी बाजार विदेशी और घरेलू ब्रांड से भरा पड़ा था, पैकेजिंग चमकदार हो रही थी, विज्ञापन बढ़ रहे थे, हर कंपनी ग्राहक का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। पर मूजी ने अलग रास्ता चुना। उसने कहा, पैकेजिंग कम करो, गैर जरूरी सजावट हटाओ, प्रोडक्ट में होने वाली बर्बादी घटाओ और ग्राहक से सिर्फ उस चीज के पैसे लो जिसकी उसे सच में जरूरत है। मूजी के प्रोडक्ट्स को देखिए। ऑर्डिनरी सा दिखने वाला पेन, सादा फोन कवर, बिना डिजाइन वाले स्टोरेज बॉक्स, एक रंग की नोटबुक और सामान्य दिखने वाला फर्नीचर। इन प्रोडक्ट्स पर कोई बड़ा लोगो नहीं होता। पैकेजिंग भी बहुत सिंपल रखी जाती है। पहली नजर में कई चीजें किसी लोकल स्टोर के सामान जैसी दिखाई देंगी। इसके बावजूद मूजी के स्टोर बड़े और महंगे शॉपिंग मॉल्स में खुलते हैं। लोग वहां ऑर्डिनरी दिखने वाले प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम कीमत चुकाते हैं। क्यों?
क्योंकि मूजी लोगों के बजाय एक्सपीरियंस बेचता है। उसके स्टोर में घुसते ही रंगों और आवाजों का शोर कम हो जाता है। लकड़ी, सफेद, भूरा और हल्के रंग दिखाई देते हैं। हर चीज ऑर्गेनाइज्ड नजर आती है। शहर की भागदौड़ के बीच स्टोर थोड़ी देर के लिए शांति का एक्सपीरियंस करवाता है। ग्राहक सिर्फ पेन या डब्बा नहीं खरीदता, वो उस ऑर्गेनाइज्ड और शांत जीवन की कल्पना खरीदता है जो स्टोर उसे दिखा रहा है। यही मूजी की सबसे दिलचस्प बात है। वो खुद को नो ब्रांड कहता है, लेकिन नो ब्रांड होना ही उसकी सबसे मजबूत ब्रांड पहचान बन चुका है। देखिए, जापानी डिजाइन फिलॉसफी में एक वर्ड है मा, जिसका मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी वाली नहीं, ओपन स्पेस वाली, जिस जगह में आपकी अपनी स्टोरी आ सके। मूजी अपने हर प्रोडक्ट को सादा इसलिए रखता है ताकि आप उसमें अपनी स्टोरी रख सकें। ये वो जगह है जिसमें सांस लेने, सोचने और अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ को अपनाने की गुंजाइश होती है। अगर किसी कपड़े पर कंपनी ने बड़े अक्षरों में अपना नाम लिख दिया, बहुत सारे रंग भर दिए और कोई मजबूत संदेश छाप दिया, तो वो कपड़ा पहले ही अपनी कहानी बता चुका है। उसे पहनने वाला व्यक्ति उसी कहानी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन एक सादी सफेद टी शर्ट अपनी कोई कहानी तय नहीं करती। उसे ऑफिस में पहन सकते हैं, ट्रैवल के दौरान पहन सकते हैं, जैकेट के साथ पहन सकते हैं, अलग अलग शूज और पैंट्स के साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कपड़ा पहनने वाले इंसान को सेंटर में रखता है, ब्रांड को नहीं। यानी कि सादगी का मतलब डिजाइन की कमी नहीं है। कई बार सादगी तैयार करने में ज्यादा सोच लगती है, क्योंकि जब लोगो और सजावट हटा दी जाती है तब खराब फैब्रिक, खराब फिट और कमजोर सिलाई छिपाने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन इस गेम में मूजी अकेला नहीं है। अगले खिलाड़ी का नाम है यूनिक्लो, जिसने साधारण चीजों को लगातार बेहतर बनाने पर जोर दिया। यूनिक्लो हर हफ्ते कोई नया फैशन ट्रेंड शुरू करने की कोशिश नहीं करता। उसका कारोबार उन्हीं कपड़ों पर टिका है जिनकी जरूरत लगभग हर इंसान को पड़ती है। सादी टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, जैकेट, थर्मल और रोजमर्रा में पहने जाने वाले आरामदायक कंफर्टेबल कपड़े। यूनिक्लो इस सादे डिजाइन के लिए दुनिया भर में मशहूर है और आज $100 बिलियन का ब्रांड है। बाहर से देखने पर इसके प्रोडक्ट्स बेहद आम लगते हैं, लेकिन कंपनी उनके कपड़े, फिट, सिलाई और आराम को बेहतर करने में काफी समय लगाती है। इस सोच को जापान की मोनोजोकरी परंपरा से जोड़ा जाता है। इसका मतलब है एक चीज को बार बार बेटर करते रहना, जब तक उसकी हर छोटी से छोटी कमी दूर ना हो जाए। इसी सोच के साथ यूनिक्लो ने अपने हीटटेक थर्मल डिजाइन किए। कंपनी ने इसको तैयार करने के लिए 10,000 प्रोटोटाइप बनाए, लेकिन मनचाहा फैब्रिक फिर भी नहीं मिला। तब यूनिक्लो ने मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी टोराई इंडस्ट्री को कॉल किया, जो बोइंग और एयरबस जैसी कमर्शियल एयरलाइंस के लिए कंपोजिट मटेरियल बनाती है। यूनिक्लो ने उनके साथ मिलकर ऐसा कपड़ा तैयार किया जो हल्के होने के बावजूद शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। इसी से तैयार हुआ यूनिक्लो का सबसे ज्यादा बिकने वाला हीटटेक थर्मल। ये स्लो, बोरिंग और बिना लोगो वाली कंपनी आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कपड़े की रिटेलर है, ज़ारा के बाद और H&M से बड़ा। इस कंपनी के फाउंडर ताडाशी यानाए जापान के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। देखिए, फैशन इंडस्ट्री का एक गोल्डन रूल है, जो कंपनी जितनी जल्दी नया ट्रेंड बाजार में लाएगी वही जीतेगी। इसी मॉडल पर ज़ारा और H&M जैसे फास्ट फैशन ब्रांड्स आगे बढ़े। नया डिजाइन तैयार करो, उसे तेजी से दुकानों तक पहुंचाओ, फिर कुछ ही हफ्ते बाद नई कलेक्शन ले आओ। इस मॉडल में ग्राहकों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखे जाते हैं। दुकान में हर बार कुछ नया दिखाई देता है। इससे ग्राहक को डर होता है कि आज नहीं खरीदा तो शायद अगले हफ्ते ये डिजाइन ही नहीं मिलेगा। यूनिक्लो ने इसका ठीक उल्टा रास्ता चुना। उसने लिमिटेड ऑप्शंस रखे, कम डिजाइन्स बनाए, लेकिन हर डिजाइन को लंबे समय तक बेचने लायक बनाया। ज़ारा की शर्ट किसी खास सीजन के फैशन पर आधारित हो सकती है, वहीं यूनिक्लो की सादी सफेद या ग्रे टी शर्ट इस साल भी बिक सकती है और 3 साल बाद भी बिक सकती है। यही डिफरेंस उसके कारोबार को स्ट्रॉन्ग करता चला गया। हमें अक्सर लगता है कि जितने ज्यादा विकल्प मिलेंगे फैशन उतना बेहतर होगा, लेकिन असल जिंदगी में ज्यादा विकल्प परेशानी पैदा करते हैं। किसी स्टोर में एक ही तरह की 200 टी शर्ट्स हों तो ग्राहक रंग, डिजाइन, कीमत और फिटिंग की तुलना में उलझ सकता है। वो 10 टी शर्ट ट्रायल करेगा, फिर भी उसे लगेगा कि शायद कोई बेटर ऑप्शन छूट गया। सादे कपड़ों का मॉडल इस परेशानी को कम कर देता है। ग्राहक को पता है कि उसे किस तरह की टी शर्ट चाहिए
उसे हर हफ्ते नए डिजाइन पर फैसला नहीं लेना है। वो पहले इस्तेमाल किए गए हर कपड़े का रंग या फिट बदलकर दोबारा खरीद सकता है। ये भरोसा कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होता है। अगर ग्राहक को एक टी शर्ट पसंद आ गई तो पॉसिबल है कि वो उसी मॉडल को अलग अलग रंगों में खरीद ले। फैशन में हर बार ग्राहक को चौंकाना जरूरी नहीं है, कई बार उसका भरोसा जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कपड़ों के कारोबार में सबसे बड़ा खतरा है ना बिकने वाला स्टॉक। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक डिजाइन की लाखों शर्ट तैयार कर दी, लेकिन ग्राहकों को उसका कलर पसंद नहीं आया, या उसकी फिटिंग खराब निकली, या दुकानों तक पहुंचने से पहले ही वो ट्रेंड खत्म हो गया। अब कंपनी के गोडाउन उस माल से भर जाएंगे। उसे निकालने के लिए सेल लगानी पड़ेगी। पहले 20% छूट, फिर 40% और फिर आखिर में 70% तक डिस्काउंट देना पड़ेगा। इससे कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, कैश फंसता है, फिर अगले कलेक्शन पर जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है। गलत फैसला हुआ तो और स्टॉक फंस जाता है। कई फैशन कंपनियां इसी सर्कल में फंस चुकी हैं। यूनिक्लो के पास डिजाइन और प्रोडक्ट्स की संख्या दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले बहुत लिमिटेड रहती है, इसलिए हर प्रोडक्ट पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकता है। बुनियादी कपड़े जल्दी पुराने नहीं होते, इससे उन्हें भारी छूट देकर निकालने की जरूरत कम पड़ती है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर एक प्लेन टी शर्ट बाजार में 500 या 600 रुपए की मिल रही है तो कोई व्यक्ति उससे महंगी सादी टी शर्ट आखिर क्यों खरीदेगा? इसका जवाब सिर्फ खरीदने की कीमत में नहीं है, बल्कि कॉस्ट पर वेयर में छुपा हुआ है। यानी किसी कपड़े को एक बार पहनने की एक्चुअल कॉस्ट। मान लीजिए आपने 600 रुपए की टी शर्ट खरीदी, कुछ महीनों में उसका रंग हल्का पड़ जाएगा, गला फैल जाएगा, या कपड़े का जो आकार है वो बिगड़ जाएगा, और आपने उसे कुल 20 बार पहना है। इस हिसाब से हर बार पहनने की आपकी लागत हुई 30 रुपए। अब दूसरी टी शर्ट है जो 1400 रुपए की है, लेकिन उसका रंग, उसका शेप 2-3 साल तक भी नहीं बदलता, वो वैसा ही रहता है। आपने उसे 200 बार पहन लिया तो एक बार पहनने की लागत करीब 7 रुपए रह गई। इस हिसाब से खरीदते समय महंगी दिखाई देने वाली सादी टी शर्ट लंबे समय में सस्ती साबित हो सकती है। हालांकि यहाँ एक सावधानी जरूरी है, हर महंगा कपड़ा अच्छी क्वालिटी वाला हो ये भी जरूरी नहीं है, और हर सस्ता कपड़ा जल्दी खराब नहीं होता। कई लोकल कंपनीज भी अच्छी क्वालिटी देती हैं। असली फैसला लोगो या कीमत देखकर नहीं, बल्कि कपड़े की एक्चुअल क्वालिटी देखकर होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि सिलाई कैसी है, फैब्रिक कैसा है, धोने के बाद रंग और आकार बचेगा या नहीं, और सबसे जरूरी, क्या आप उसे बार बार पहनेंगे? क्योंकि अलमारी में पड़ा हुआ 10,000 रुपए का कपड़ा हमेशा महंगा है, जबकि हर हफ्ते पहना जाने वाला 1500 रुपए का कपड़ा भी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सादगी हमेशा मूल रूप से दिखावे के खिलाफ खड़ी रही है, लेकिन सोशल मीडिया ने सादगी को भी दिखावे का नया तरीका बना दिया है। आप लोग इंस्टाग्राम पर देखते होंगे साफ सुथरे कमरे, लकड़ी की मेज, एक लैपटॉप, कॉफी मग, न्यूट्रल कलर्स के कपड़े और लगभग खाली दीवारें पॉपुलर होने लगी हैं। लोग बहुत मेहनत करके खुद को सहज और बिना मेहनत वाला दिखाने लगे हैं। जिस मिनिमलिज्म का विचार कम चीजों में सेटिस्फैक्शन था, वो खुद महंगा लाइफस्टाइल बन गया है। अब सादगी भी खरीदी जाने लगी है। साधारण दिखाई देने वाली कुर्सी महंगी हो सकती है, बिना लोगो वाला बैग लाखों रुपए का हो सकता है, एक सामान्य दिखने वाली टी शर्ट की कीमत किसी स्मार्टफोन से ज्यादा हो सकती है। इसी को क्वाइट लग्जरी कहते हैं। यही दिखावे का सबसे छोटा रूप है। इसके बारे में आगे डिटेल में आपको बताऊंगी। आपने नोटिस किया होगा, बड़ा लोगो हर व्यक्ति पहचान लेता है, लेकिन महंगा फैब्रिक, खास सिलाई और रेयर ब्रांड सिर्फ जानकार लोग पहचानते हैं। यानी पहले स्टेटस पूरी भीड़ को दिखाया जाता था, अब सिर्फ चुनिंदा लोग देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अमीर लोगों ने सच में लोगो छोड़ दिया है? इसका जवाब है पूरी तरह नहीं। दुनिया में आज भी बड़े लोगों वाले बैग, जूते और कपड़े खूब बिकते हैं। स्ट्रीट वेयर, स्पोर्ट्स और फिल्मी दुनिया में लोगों की अहमियत बनी हुई है। किसी फुटबॉल क्लब की जर्सी पर लगा हुआ निशान सिर्फ पैसा नहीं दिखाता, वो व्यक्ति की पसंद और समुदाय भी दिखाता है। किसी बैंड की टी शर्ट पहनने वाला जरूरी नहीं कि अमीरी दिखाना चाहता हो, वो अपने पसंदीदा कलाकार से अपना कनेक्शन भी दिखा सकता है। इसी तरह नाइकी या एडिडास का लोगो खेल और लाइफस्टाइल का सिंबल बन सकता है, इसलिए हर लोगों को दिखावा भी नहीं कहा जा सकता। बदलाव ये है कि लोगो अब अमीरी का अकेला और पक्का प्रमाण नहीं रह गया है। कई अमीर ग्राहक बड़े लोगो पहनते हैं,
कई आम ग्राहक बिना लोगों वाले कपड़े पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादा पैसे वाले ग्राहकों के एक हिस्से में ऐसी चीजों की मांग जरूर बढ़ी है जिनकी क्वालिटी दिखाई कम और महसूस ज्यादा होती है। भारतीय ग्राहकों की कहानी भी बदल रही है। भारत में 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद विदेशी ब्रांड्स धीरे धीरे आम लोगों की नजर में आने लगे। शुरुआत में बड़े विदेशी ब्रांड्स के कपड़े पहनना अपने आप में कोई अचीवमेंट जैसा महसूस होता था। मॉल्स नए थे, विदेशी कंपनियों के स्टोर्स कम थे। ब्रांडेड कपड़ा बताता था कि व्यक्ति की आमदनी और उसका लाइफस्टाइल बाकी लोगों से अलग है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग का दौर आया। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने ब्रांडेड कपड़ों को छोटे शहरों तक पहुंचा दिया। डिस्काउंट और सेल ने उन्हें ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया। नतीजा ये हुआ कि जिस लोगों को पहनकर कभी व्यक्ति सबसे अलग दिखाई देता था, वही लोगो हजारों लोगों के पास पहुंच गया। जब कोई चीज बहुत आम हो जाती है तो स्टेटस दिखाने की उसकी ताकत कम होने लगती है। अब ग्राहक को ऐसा कपड़ा चाहिए जो अच्छा दिखे लेकिन उसे संभालना मुश्किल ना हो। यही वजह है कि सादी टी शर्ट, पोलो न्यूट्रल शर्ट्स और आरामदायक पैंट्स तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ लोगों की पसंद और सोशल मीडिया तक सीमित है या कंपनियों की बिक्री में भी इसका असर दिखाई दे रहा है? इसका जवाब H&M, ज़ारा और यूनिक्लो के आंकड़ों में छिपा है, क्योंकि बिना आंकड़ों के ये तुलना सही नहीं होगी। रेवेन्यू के हिसाब से भारत में सबसे आगे H&M है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में H&M ने लगभग 3,595 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद ज़ारा का नंबर आता है। इसी दौरान इसका कारोबार करीब 2,782 करोड़ रुपए रहा। वहीं यूनिक्लो का कारोबार लगभग 1,175 करोड़ रुपए तक पहुंचा। अगर तीनों कंपनियों के रेवेन्यू को जोड़ दिया जाए तो कुल कारोबार लगभग 7,553 करोड़ रुपए बनता है। इसमें H&M की हिस्सेदारी करीब 48% बैठती है, ज़ारा की 37% और यूनिक्लो अभी करीब 16% पर है। यानी कारोबार के मामले में H&M और ज़ारा अब भी यूनिक्लो से काफी आगे है। लेकिन असली कहानी आकार में नहीं, रफ्तार में छिपी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में H&M का रेवेन्यू लगभग 9.6% बढ़ा। ज़ारा की बिक्री में सिर्फ 0.4% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि ज़ारा का कारोबार लगभग वहीं रुक गया जहां एक साल पहले था। वहीं दूसरी तरफ यूनिक्लो की बिक्री एक ही साल में 44.2% बढ़ गई। 2023-24 में यूनिक्लो का रेवेन्यू करीब 815 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 1,175 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी यूनिक्लो अभी सबसे बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन इन तीनों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड तो जरूर है। इसे एक दौड़ की तरह समझिए। H&M फिलहाल सबसे आगे है, ज़ारा दूसरे नंबर पर है, जबकि यूनिक्लो तीसरे नंबर पर है, लेकिन उसकी रफ्तार बाकी दोनों से कई गुना ज्यादा है। और ये तेजी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यूनिक्लो ने भारत में अपना पहला स्टोर 2019 में खोला था, जबकि ज़ारा 2010 में और H&M 2015 में भारतीय बाजारों में आ चुके थे। यानी यूनिक्लो को अपने दोनों बड़े राइवल्स के मुकाबले भारत में बहुत कम समय मिला है। इसके बावजूद यूनिक्लो का मुनाफा दोगुने से ज्यादा बढ़कर करीब 178 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा मार्जिन लगभग 15% रहा, जबकि उस समय भारत में उसके सिर्फ 16 स्टोर्स थे। इसके उलट ज़ारा के करीब 22 स्टोर्स और H&M का नेटवर्क 60 से ज्यादा स्टोर्स तक फैल चुका था। इसका मतलब यूनिक्लो कम स्टोर्स के बावजूद हर स्टोर से काफी बड़ा कारोबार निकाल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के आंकड़ों में H&M का एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर करीब 51 करोड़ रुपए, ज़ारा का लगभग 54 करोड़ रुपए था। वहीं यूनिक्लो अपने हर स्टोर से लगभग 132 करोड़ रुपए कमा रहा था। ये फर्क बताता है कि यूनिक्लो की दुकानों की संख्या जरूर कम है, लेकिन उसके बड़े स्टोर, सीमित शहरों पर फोकस और दोबारा लौटने वाले ग्राहक उसे मजबूत बिक्री दे रहे हैं। लेकिन यूनिक्लो की बढ़ती बिक्री के पीछे सिर्फ बिना लोगों वाले कपड़ों का ट्रेंड नहीं है। भारतीयों का कपड़े इस्तेमाल करने का तरीका भी बदल रहा है। पहले बहुत से लोग खास मौके के लिए कपड़े खरीदते थे। अब लोग ऐसा कपड़ा चाहते हैं जिसे सुबह ऑफिस में पहन सकें, शाम को दोस्तों के साथ बाहर जा सकें और वो ट्रैवल करने में भी इस्तेमाल हो सके। इसी कारण कैप्सूल वॉर्डरोब्स का आइडिया भी पॉपुलर हो रहा है। मतलब बहुत सारे कपड़े खरीदने के बजाय कुछ ऐसे कपड़े खरीद लो जिन्हें आप आपस में मिला जुलाकर कई तरह से और कई बार पहन सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 अच्छी जीन्स, 3 या 4 सादी टी शर्ट, 2 से 3 शर्ट, 1 जैकेट और कुछ ऐसे शूज जो ज्यादातर कपड़ों के साथ चल जाएं। इससे अलमारी छोटी रहती है, डिसीजन लेने में कम टाइम लगता है और खरीदा गया लगभग हर कपड़ा इस्तेमाल होता है।
इसी बदलाव से जापानी सादगी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि दूसरी कंपनियों ने भी उसी पहचान की नकल करना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मिनिसो, जो मूल रूप से चीनी कंपनी है, लेकिन लंबे समय तक उसके स्टोर्स, पैकेजिंग, नाम और डिजाइन को देखकर बहुत से ग्राहकों को वो जापानी ब्रांड लगा। साफ सुथरे स्टोर्स, लाइट कलर्स, स्टैंडर्ड पैकेजिंग और जापानी अंदाज की प्रेजेंटेशन। इसके बाद इसी तरह के कई और ब्रांड्स बाजार में आए जिनके नाम और स्टोर जापानी या कोरियाई दिखाई देते थे। इससे एक बात साफ होती है, जापान ने सिर्फ सफल कंपनियां नहीं बनाई, उसने सादगी की ऐसी कमर्शियल पहचान बनाई जिसकी नकल करके दूसरी कंपनियों ने भी कारोबार खड़ा कर लिया। सादगी की इस कमर्शियल पहचान का नाम है क्वाइट लग्जरी। इसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, पर क्या क्वाइट लग्जरी सच में समझदारी है? अगर किसी कपड़े पर लोगो नहीं है तो क्या वो अपने आप अच्छी क्वालिटी वाला हो गया? बिल्कुल नहीं। अगर डिजाइन सादा है तो क्या उसके लिए बहुत ज्यादा कीमत देना सही है? कतई नहीं। कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो मिनिमलिज्म को ही मार्केटिंग बनाकर बेच रही हैं। वो पैकेजिंग से लोगो हटा देती हैं, स्टोर में हल्की रोशनी और लकड़ी का फर्नीचर लगा देती हैं, फिर एक ऑर्डिनरी से प्रोडक्ट को प्रीमियम बताकर महंगा बेचती हैं। इसलिए बड़े लोगों से बचने वाला ग्राहक भी इस मार्केटिंग से पूरी तरह नहीं बचता। पहले कंपनीज लोगो दिखाकर सामान बेचती थी, अब कहती हैं कि देखिए हम कितने सादे हैं। दोनों मामलों में कंपनी ग्राहक के मन में अपनी पहचान बनाने की ही तो कोशिश कर रही है। समझदार खरीदारी का मतलब किसी एक ट्रेंड के पीछे भागना नहीं है। न बड़ा लोगो अपने आप खराब है, न बिना लोगो वाला कपड़ा अपने आप बेहतर। असली कसौटी है क्वालिटी, आराम, जरूरत, लंबा इस्तेमाल और रीजनेबल प्राइसिंग। असली बदलाव कपड़ों में नहीं, सोच में है। ये कहानी सिर्फ यूनिक्लो, मूजी या जापान की नहीं है, ये हमारी बदलती खरीदारी की आदतों की कहानी है। कई सालों तक फैशन कंपनियों ने हमें ये बताया कि हर सीजन नया कपड़ा खरीदो, हर ट्रेंड के हिसाब से चलो, सेलिब्रिटीज जैसे दिखाई दो। पर अब ग्राहक सवाल पूछने लगा है, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या मैं सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए इसे खरीद रहा हूँ? सादगी का मतलब सस्ता होना नहीं है और महंगा होने का मतलब अच्छी क्वालिटी होना भी नहीं है। सही खरीदारी वो है जिसमें कीमत, क्वालिटी, इस्तेमाल और जरूरत चारों का बैलेंस हो। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी अलमारी खोलकर देखिएगा, कितने कपड़े ऐसे हैं जिन्हें आपने सिर्फ ब्रांड देखकर खरीदा था। कितने कपड़े खरीदते समय बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपको लगा कि अब इन्हें नहीं पहनना है और वो कोने में पड़े हैं। कितने कपड़ों पर आज भी टैग लगा हुआ है और कितने साधारण कपड़े ऐसे हैं जिन्हें आप हर बार पहन लेते हैं। पॉसिबल है कि आपकी पसंदीदा टी शर्ट आपकी सबसे महंगी टी शर्ट ना हो, वो सिर्फ सबसे आरामदायक हो, उसका रंग आपके ज्यादातर कपड़ों के साथ चलता हो और उसे पहनते वक्त आपको बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती हो कि लोग क्या कहेंगे। पॉसिबल है कि आपने बिना महसूस किए ही क्वाइट लग्जरी या मिनिमल फैशन अपनाना शुरू कर दिया हो। आप अब लोगो नहीं, आराम खरीद रहे हैं, दिखावा नहीं, यूटिलिटी खरीद रहे हैं। हर महीने बदलने वाला ट्रेंड नहीं, लंबे समय तक साथ देने वाला कपड़ा खरीद रहे हैं। शायद इसलिए दुनिया के अमीर लोगों ने लोगो पहनना पूरी तरह से बंद तो नहीं किया, लेकिन उन्हें दिखाना जरूर कम कर दिया, क्योंकि जब हर व्यक्ति लोगो पहचानने लगे तो असली लग्जरी उस चीज में चली जाती है जिसे हर व्यक्ति पहचान ही नहीं सकता। और शायद असली कॉन्फिडेंस भी वही है जिसे कपड़ों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अनकही का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए अभी कड़क की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। आज के अनकही में इतना ही।